हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम 2000 अगस्त 2023 का पर्यावरण शिक्षण का पेपर हल करेंगे। चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चनों की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है 61, जो है एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक सिंक्रोनस संप्रेषण का चयन करना चाहती है। वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? देखिए यहाँ तुल्यकालिक सिंक्रोनस क्या होता है ये देख लीजिए, है ना। तुल्यकालिक संप्रेषण क्या होता है? तुल्यकालिक संप्रेषण का मतलब होता है तुरंत के तुरंत बातचीत करना, मतलब अपने विचारों का आदान प्रदान करना जल्दी से जल्दी, साथ के साथ, है ना। ये होता है सिंक्रोनस या तुल्यकालिक संप्रेषण। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है हमारा फोन कॉल, बिल्कुल फोन कॉल से तुरंत के तुरंत हम विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है। प्री रिकॉर्डेड कॉल नहीं, रिकॉर्डेड कॉल का मतलब है हम रिकॉर्ड करके फिर पहले रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसको सुनाएंगे, फिर वो सुनेगा, फिर वो रिकॉर्ड करेगा, फिर सामने वाला भेजेगा। नहीं, तुरंत के तुरंत यहाँ जो है हमारे विचारों का आदान प्रदान जो हो रहा है, संप्रेषण तुरंत नहीं हो रहा है ना, तुल्यकालिक नहीं हो रहा। तो इसलिए ये क्वेश्चन ऑप्शन जो कट जाएगा हमारा। ईमेल, देखिए ईमेल से क्या होता है, ईमेल पहले आप लिखोगे, फिर आप भेजोगे, फिर सामने वाला पढ़ेगा, फिर उसको उसका आपको जवाब देगा। नहीं, ईमेल से भी नहीं, है ना। ईमेल के कारण हमारा ये ऑप्शन भी कट जाता है। त्वरित संदेश, ये बहुत अच्छा है। त्वरित मतलब जल्दी से जल्दी संदेश देना और लेना, है ना। ये बहुत अच्छा है। लेकिन ब्लॉग, ब्लॉग क्या होता है? ब्लॉग होता है लिखना। पहले कोई आपका लिखा हुआ पढ़ेगा, फिर उस बात को समझेगा, फिर आपसे वो चीज बताएगा या कहेगा उसके बारे में, है ना। तो इसके कारण हमारा ये ऑप्शन भी कट जाता है। तो हमारा क्या यहाँ सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो होती है। हम तुरंत के तुरंत यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंस में जो अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं या संप्रेषण कर सकते हैं एक दूसरे से, है ना। ऑनलाइन चैट के जरिए भी, भाई तुरंत के तुरंत आप चैट कर रहे हो, तुरंत के तुरंत उधर से जवाब आ रहा है ना। ये भी बिल्कुल सही है। और फोन कॉल के जरिए भी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62, यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा? डैश थीम भोजन डैश। ऑप्शन ए जो है हमारा कृषि फार्म, ऑप्शन 2 जंगल, ऑप्शन 3 दुकानदार, ऑप्शन 4 किसान। देखिए जैसे जो थीम यात्रा रेलवे स्टेशन को दर्शाती है ना। यात्रा हम कैसे करते हैं? रेलवे स्टेशन पर जाकर करते हैं, ठीक है ना। रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, वहां से ट्रेन में बैठते हैं, तभी तो यात्रा करते हैं। तो ऐसी जो थीम है वो भोजन जो है वो किसको दर्शाता है? कृषि फॉर्म को, जंगल को, दुकानदार को, किसान को। तो देखिए ये होगा ऑप्शन नंबर 1 कृषि फॉर्म को। ठीक। क्वेश्चन नंबर 63, ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान पर्सन जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये खोजपूर्ण पर्सन है, या फिर कंडीशनिंग पर्सन है, या चेनिंग, या परीक्षण और त्रुटि। देखिए यहाँ पे कह रहा है विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। कौन सा पर्सन? तो खोजपूर्ण पर्सन। यहाँ ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट होगा। खोजपूर्ण पर्सन जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्वेश्चन नंबर 64, अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है। निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा? परिवार या घुमंतु परिवार व घुमंतु परिवार, ऑप्शन नंबर 2 परिवार के प्रकार और एकल और संयुक्त, ऑप्शन नंबर 3 परिवार और एक परिवार के भीतर संबंध, या फिर ऑप्शन नंबर 4 परिवार संबंध लिंग भूमिकाएं व्यवसाय बदले समय में सामाजिक संस्कृति इकाई के रूप में। तो यहाँ जो हमारा ऑप्शन होगा वो 4th होगा, है ना। परिवार संबंध लिंग भूमिकाएं व्यवसाय बदलते समय में सामाजिक संस्कृति इकाई के रूप में। क्वेश्चन नंबर 65, श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझने के लिए प्राथमिक कक्षा में कहानी और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती है। उनके द्वारा कहानियां और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क है ईवीएस की पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों को स्कूल में आने से पहले इनको सुनना, विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना,
विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक करना, पाठक को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना। तो इसमें से हमें सही विकल्प चुनना है। कौन सा होगा? ऑप्शन 1 बी और सी, ऑप्शन 2 ए और बी, ऑप्शन 3 बी सी और डी, ऑप्शन 4 ए सी और डी। तो देखिए, ईवीएस की पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों का स्कूल में आने से पहले इनको सुना होना, मतलब कविता कहानियां का सुनना होना, ठीक है। और विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल। विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति के में विविधता के बारे में जागरूक करना, बिल्कुल। पाठक को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना, बिल्कुल। और ये पाठन के लिए पाठों है ना, पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना, बिल्कुल। तो हमारा जो होगा वो होगा बी सी डी, ए नहीं होगा, है ना। तो 65 का जो होगा हमारा बी सी डी, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ने का प्रमुख उद्देश्य है? ध्यान रखना, 1 से 5 तक प्राथमिक की बात हो रही है यहाँ। ऑप्शन नंबर 1 स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलापों को करने के लिए कौशल प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर 2 विद्यार्थियों को मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ने के लिए तैयार करना। ऑप्शन नंबर 3 विषय की मूल अवधारणा की गहन समझ विकसित करना। ऑप्शन नंबर 4 शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। देखिए यहाँ एक चीज को समझिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार जो होता है ना, पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण शिक्षण का जो पर्यावरण शिक्षा देने का बच्चों को उद्देश्य है वो है बच्चों को कक्षा का जो अधिगम है उसको स्कूल के बाहर से के जीवन से जोड़ना, वास्तविक जीवन से जोड़ना, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ करेक्ट होगा, शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। क्वेश्चन नंबर 67, एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर वह तैरता है। विद्यार्थियों को पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है? ऑप्शन नंबर 1 प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने दें। पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है, यह बताएं। ऑप्शन नंबर 3 आप उच्च कक्षाओं में सही कारण सीखेंगे, मतलब उसे अभी कुछ मत बताओ, जब बच्चा उच्च कक्षा में आएगा, बड़ी कक्षा में आएगा तो वो अपने आप सीख जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। देखिए आप उच्च कक्षाओं में सही कारण सीखेंगे, अभी मत सीखो, ये तो बिल्कुल गलत है। पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है, ये बताना भी उसको गलत है। प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने दें। भाई पानी में बच्चा जो विभिन्न वस्तुएं डालेगा और स्वयं निष्कर्ष निकालेगा, लेकिन यहाँ विभिन्न वस्तुओं की बात नहीं हो रही है, खाली अंडे की बात हो रही है। अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। तो ये चीज दिखाने के लिए जो बच्चों को ना अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करने दें। पहले बच्चा थोड़ा नमक डालेगा, फिर अंडा डालेगा, अगर अंडा डूब जाता है फिर दूसरे गिलास में उससे भी ज्यादा नमक डालेगा, फिर अंडा डालेगा। तो जब देखेगा कि अंडा तैर रहा है तो वो खुद उसका अवलोकन करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ करेक्ट होगा, अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। कारण आर, विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने का परिणाम को हासिल करने की संभावना होती है। देखिए यहाँ कथन जो है अभिकथन ए बिल्कुल करेक्ट है। ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है, बिल्कुल ठीक। और कारण क्या है? विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने का परिणाम को हासिल करने की संभावना होती है। देखिए जहाँ प्रक्रिया कौशल हो, करके सीखना हो, गतिविधि आधारित शिक्षण हो, वहां परिणाम जो है बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। तो हमारे ये दोनों ही सही है, तो ए आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 69, एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय
डैश पर जोर देना चाहिए। मतलब किस पर जोर देना चाहिए? प्रश्न पत्र की लंबाई और उद्देश्यों पर ध्यान दें, प्रश्न पत्र की सामग्री कवरेज और उसके उद्देश्यों पर ध्यान दें, या फिर प्रश्न पत्र के कुल अंगों और सामग्री कवरेज पर ध्यान दें, या अंतिम विकल्प जो प्रश्न पत्र की लंबाई और कुल अंक पर ध्यान दें। अब देखिए, अगर आप एक ईवीएस शिक्षक हैं या किसी भी सब्जेक्ट के शिक्षक हैं, तो आपका जो होगा योगात्मक मूल्यांकन में जब आप प्रश्न पत्र तैयार करेंगे तो प्रश्न पत्र की लंबाई देखेंगे कि इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए। बिल्कुल गलत। प्रश्न पत्र के कुल अंग और सामग्री कवरेज, कुल अंगों से भी नहीं होता है ना। प्रश्न पत्र की लंबाई, फिर लंबाई आ गया यहाँ, ये भी नहीं, और कुल अंक भी नहीं होता है ना। अंक हमारा जो मतलब होता है योगात्मक मूल्यांकन का, बच्चों को अंक देना नहीं होता है ना। तो प्रश्न पत्र की सामग्री देखेंगे हम, उनकी कवरेज, हमने कौन कौन से क्वेश्चन लिए हैं, किस तरह के हमें क्वेश्चन रखने हैं प्रश्न पत्र में, और उन प्रश्नों का क्या उद्देश्य होना चाहिए, है ना। तो इसका ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 70, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम अधिगम प्रतिफल नहीं है? ठीक है, ध्यान रखना, नहीं है। अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना। ऑप्शन नंबर 2, देखे गए या अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव करना। ऑप्शन नंबर 3, कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों में नियमों का अवलोकन करना। ऑप्शन नंबर 4, कक्षा की दिशाओं की पहचान करना। देखिए, ईवीएस का जो पढ़ाने का उद्देश्य होता है वो बच्चों को दिशाओं की पहचान कराना होता है। बिल्कुल। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है, ऑप्शन जो है ये राइट है, लेकिन ये पूछ रहा है कौन सा नहीं है ना। तो ये तो हमारा है, तो हम ये तो नहीं होगा, है ना। तो कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों के माध्यम से नियमों का अवलोकन कराना, बिल्कुल। क्योंकि देखो, अवलोकन करना, बच्चे जो है खेल खेल के माध्यम से सीखेंगे, ये भी पर्यावरण शिक्षण का एक उद्देश्य है ना। तो हमारा ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, है ना। लेकिन देखे गए या अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के समावित्व में भेदभाव करना। देखिए, कक्षा 3 का बच्चा जो है मतलब क्या किस मुद्दे पर आवाज उठा सकता है ना। कक्षा 3 का बच्चा तो खेल खेल में सीख सकता है, अपने मजे में सीख सकता है, ठीक है ना। वो इन मुद्दों पर आवाज नहीं उठा सकता या इनसे संबंधित प्रथाओं से संबंधित नहीं कर सकता। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 71, आपको कक्षा 3 से 5th तक, है ना, कक्षा 3 से 5th तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तक का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है? ध्यान रखना, 3 से 5 की बात हो रही है, प्राइमरी लेवल की। तो पुस्तक में चित्र बड़े और रंगीन होने चाहिए, भाषा सरल और विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक को सचित्र और विद्यार्थियों के लिए आकर्षक होना चाहिए, या फिर पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। देखिए, ऑप्शन ये सारे ही सही हैं, लेकिन सीटेट में क्या होता है, 4 ऑप्शन सही तो होते हैं, लेकिन उनमें जो सबसे अच्छा, सबसे करेक्ट, सबसे ज्यादा ताकतवर ऑप्शन हो ना, हमें जो उसी पर राइट करना होता है। तो इसमें क्या है, बाल पुस्तक जो है बच्चों की ऐसी होनी चाहिए, बाल उन्मुख, बाल केंद्रित होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और उसमें लिंग, जाति, वर्ग, धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव या रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार उस बुक में, पाठ्य पुस्तक में नहीं होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है, बिल्कुल है। कारण आर, विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या है। ऑप्शन नंबर 3, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। या फिर ऑप्शन नंबर 4, ए सही है परंतु आर गलत है। देखिए, यहाँ हमारा जो है अभिकथन ए तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन आर जो है गलत है। तो यहाँ क्या होगा, ए सही है परंतु आर, सॉरी, और नहीं है, आर है ना, आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 73, आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है? ग्लोब से नक्शा पढ़ाना। देखिए ये कोई व्यवहारिक गतिविधि नहीं है, ग्लोब से नक्शा पढ़ाना जो है कोई ये व्यवहारिक जो है गतिविधि नहीं है ना, तो हमारा ये ऑप्शन नंबर 1 तो वैसे ही कट गया। विभिन्न देशों के सिक्के एकत्रित करना, देखिए ये भी कोई गतिविधि आधारित जो है शिक्षण नहीं है। उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना, या एक चार्ट पर विभिन्न पौधों के भागों का चित्र बनाना। देखिए चार्ट पर बच्चों से आप पौधों के भागों के चित्र बनवा दोगे तो ये गतिविधि आधारित शिक्षण ये भी नहीं है, ये शिक्षण जरूर है, ये गतिविधि आधारित नहीं है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 में जो उपलब्ध सामग्री, बच्चों को कुछ सामग्री दी गई ईवीएस किट की, है ना, और उनसे कहा कि अब इसमें जो है आप ईवीएस किट विकसित करें, है ना, कुछ ईवीएस के लिए मतलब कुछ टीएम में बनाए, टीएलएम बनाए, ठीक है ना, तो यहाँ जो है गतिविधि आधारित शिक्षण हो रहा है, तो इसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 74 ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है। तो ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन क्या है? सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, सीखने के बारे में आकलन। देखिए इसमें विकल्प जो चुनना है, ऑप्शन नंबर 1 सी व डी, ऑप्शन नंबर 2 ए व बी, ऑप्शन नंबर 3 ए व सी, या ऑप्शन नंबर 4 बी व सी। देखिए ईवीएस के लिए जो रचनात्मक आकलन है वो सीखने के लिए आकलन है, बिल्कुल है। सीखने का आकलन नहीं है। अधिगम के रूप में आकलन है, बिल्कुल है, लेकिन सीखने के बारे में आकलन नहीं है। तो ए और सी, जहां जिस विकल्प में हमारे ए और सी हो, है ना, ए और सी, ऑप्शन 3 है ना, यहाँ ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट होगा, ए व सी। क्वेश्चन नंबर 75 निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट, है ना। कारण आर, क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ाता है या बढ़ावा देती है, बिल्कुल बिल्कुल देती है। तो ऑप्शन कह रहा है ए गलत है परंतु आर सही है। देखिए ऐसा नहीं है ना, शायद आर गलत है, क्योंकि यहाँ क्षेत्र भ्रमण जो है ना वस्तुओं और घटनाओं स्थानों को याददाश्त को बढ़ावा नहीं देता है। देखिए जो आर है ना, क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं घटनाओं और स्थानों की याददाश्त, ये जो याददाश्त पॉइंट है ना, ये रट्टा लगवाना हो गया, जो कि रट्टा लगवाना जो है बिल्कुल गलत है बच्चों को। तो इसका जो है एनसीएफ 2005 ने भी विरोध किया है, ठीक है ना। तो याददाश्त को बढ़ावा देता है, तो हमारा ये ऑप्शन तो नहीं होगा, है ना। तो जब ए गलत है, आर सही है, ये भी नहीं है। ए और आर दोनों सही है, ये बिल्कुल नहीं। ए और आर दोनों सही है परंतु ये भी नहीं है ना। ए सही है परंतु आर गलत है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 76 गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां हैं। उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, या फिर उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व। देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व, ठीक है ना। गुजरात के सापेक्ष जो उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की स्थिति है वो है उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 77 रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, मांसपेशियों की ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। बताइए। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है भाई। जब आप कुछ चीज खेलोगे या कोई ऐसा खेल खेलोगे जिसमें आपको शारीरिक जो है कष्ट झेलना पड़ रहा हो या शारीरिक मेहनत करनी पड़ रही हो, तो उसमें प्रकाश ऊर्जा का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, रासायनिक ऊर्जा भी नहीं है, ध्वनि ऊर्जा भी नहीं है। वो चिल्ला चिल्ला के थोड़ी खेल रहा है, वो मांसपेशियों की ऊर्जा कर रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 78 जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है केवल प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक एवं प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा। देखिए जब ईंधन जलाते हैं तो ध्वनि ऊर्जा नहीं होती है, ध्वनि नहीं होती है, प्रकाश तो होता है। यहाँ प्रकाश ऊर्जा होता है लेकिन यांत्रिक ऊर्जा नहीं होती है। यहाँ ऊष्मा, हाँ, गर्मी और प्रकाश ऊर्जा, यह है ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा दोनों होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 79
निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाई जाने वाली चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे या स्टिकी हो जाते हैं? बोरा चावल, अरबोरिया चावल, मोम्बा चावल, पोनी चावल। देखिए जो मैंने आपको पढ़ाया था ना असम के बारे में, तो उसमें जो है ना बोरा चावल है जो ये पकने के बाद ये चिपचिपे हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट होगा, बोरा चावल। और असम में जो डांस होता है ना, नृत्य होता है, ध्यान रखना बिहू नृत्य होता है। कौन सा? बिहू नृत्य। और असम में जो है लोग बांस के खंभों पर 10 से 12 फुट ऊंचे मकान बनाकर रहते हैं ताकि जो बाढ़ आ जाए तो वे बाढ़ में ना डूबे। क्वेश्चन नंबर 80, बिहार राज्य के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन का कार्यक्रम आरंभ करने के लिए वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। अक्टूबर से दिसंबर, फरवरी से अप्रैल, अप्रैल से जून, या फिर अगस्त से अक्टूबर। देखिए ये होगी आपको ऑप्शन नंबर एक, अक्टूबर से दिसंबर ना। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है हमारा। यहाँ जो मधुमक्खी पालन के लिए उपयुक्त समय है बिहार में, तो वो है अक्टूबर से दिसंबर, क्योंकि इस दौरान जो है मधुमक्खी अपने अंडे भी देती है, तो उनकी जनसंख्या में भी जो तेजी से वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 81, स्तंभ ए और स्तंभ बी का मिलान कीजिए। स्तंभ ए और स्तंभ बी, ठीक है। जीरा, जीरा कैसा होता है? कील की तरह दिखता है, या दक्षिण अमेरिका से उत्पत्ति हुई, पीले रंग का है, छोटा है परंतु खुशबूदार है। देखिए जीरा जो होता है वो क्या होता है? वो छोटा होता है परंतु खुशबूदार होता है, बिल्कुल। तो ए में हमें 4 चाहिए होता है। ए में जो फोर्थ है वो कहाँ, कौन से में? A1 ये रहा, ठीक है। ए फोर्थ इसमें भी है, ए फोर्थ इसमें भी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर एक और थर्ड ये दो तो कट गए, ठीक है ना। ए फोर्थ। अब केसर, केसर पीले रंग का होता है, ध्यान रखना। केसर जो होता है वो पीले रंग का होता है। तो बी की साथ थर्ड, तो बी की साथ थर्ड किसमें है? बी की साथ थर्ड है ऑप्शन नंबर 2 में, है ना। ये रहा, नहीं, सॉरी, बी की साथ थर्ड, हाँ बी की साथ थर्ड ये है, ये रहा करेक्ट, ठीक है। तो और मिर्च, मिर्च जो होती है वो कैसी होती है? वो दक्षिण अमेरिका से आई है, ध्यान रखना। मिर्च की जो उत्पत्ति हुई है वो दक्षिण अमेरिका से आई है। और लौंग हमें कील की तरह दिखाई देती है, ठीक है ना। तो सी के साथ सेकंड और डी के साथ एक, बिल्कुल, है ना। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 82, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश है? ओडिशा, कर्नाटक, केरल, या फिर तेलंगाना। देखिए बंगाल की खाड़ी में जो सबसे नजदीक राज्य है ना, वो है ओडिशा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ करेक्ट होगा। जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुडुक है ना। कुडुक भाषा में तोरांग, ये तोरांग है, तोरांग का मतलब जंगल है, बिल्कुल है। तोरांग का मतलब जो कुडुक भाषा में तोरांग का मतलब जो जंगल होता है। झारखंड में ग्राम परिषद पंचायत लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। देखिए ये जो प्रथा है ना झारखंड में नहीं है, ये जो प्रथा है मिजोरम में है। कहाँ है? मिजोरम में, ठीक है ना। ये प्रथा है मिजोरम में। मिजोरम में जो है लॉटरी के माध्यम से जो वो कृषि के लिए भूमि दी जाती है। लॉटरी की व्यवस्था जो है ग्राम पंचायत में, ये मिजोरम में होती है, मिजोरम में। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 कट गया, है ना। जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्ष, 15 नहीं 25 वर्ष, ठीक है ना, 25 वर्षों से जंगल में रह रहे हो। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी भी कट गया। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगल से जुड़े हैं, बिल्कुल सही। तो हमारा यहाँ ए और डी सही है। तो देखो ए और डी उसमें है, ए और डी, ये रहा ए और डी, तो सॉरी ये डी हो रहा है, डी। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा, ए और डी। हमारा ए भी सही है और डी भी सही है। क्वेश्चन नंबर 84, 24 ग्राम ml घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? 146 ग्राम, 142 ग्राम, 143 ग्राम, 144 ग्राम। तो देखिए इसमें करना क्या है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना। इसमें क्या काम करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देना। नहीं, सॉरी, मल्टीप्लाई नहीं होगी। इनका जो होगा घनत्व निकलेगा, है ना। इनका घनत्व निकालने के बाद आयतन का सूत्र लगेगा और तब द्रव्यमान निकलेगा। तो हमारा क्या होगा यहाँ ऑप्शन नंबर में से इसमें 4 जो सीटेट ने सही माना, है ना, ठीक है, 144।
ग्राम। सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत, ध्यान रखना गलत कथन कह रहा है ये, है ना, गलत कथन को चिन्हित कीजिए, हमें गलत कथन ढूंढना है। वे अपने भोजन शिकार को पूरा निकल जाते हैं। देखिए सांप अपने जो शिकार को निगल जाता है, बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है, ये बिल्कुल सही है। तो और हमें सही नहीं चाहिए, हमें चाहिए नेगेटिव जो नहीं हो। सांप के दांत नुकीले होते हैं, बिल्कुल दांत होते हैं सांप के दांत। सांप काटता है तो उसके जो दांतों में छोटे छोटे छेद भी होते हैं, है ना, जिनसे वो जहर जो है जिस भी जानवर में या व्यक्ति में काटता है तो उसके द्वारा जो अपना जहर दूसरे व्यक्ति में पहुंचा देता है। तो ये भी है, करेक्ट है हमारा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं है और 2 भी नहीं है। जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं, बिल्कुल होते हैं। वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। देखिए क्या सांप अपने शिकार को जो है चबाकर खाता है? सांप जो है अपने, सांप के सिर्फ 2 दांत होते हैं, 2 या 4, वो भी वो जो है ना डसने के लिए होते हैं, है ना, या अपना बचाव करने के लिए होते हैं। सांप कभी भी अपने शिकार को चबा के नहीं खाता है, बल्कि पूरा जिंदा निकल जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये हमारा करेक्ट है, वे शिकार को चबाकर खाते हैं, ये गलत है और ये गलत ही पूछ रहा है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 86, कांसा ब्रांज एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है? टीन और कॉपर, कॉपर और जिंक, एल्यूमिनियम और जिंक, या फिर जिंक और टीन। देखिए जो कांसा बनता है ना वो टीन और कॉपर को जो पिघलाकर बनाया जाता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्य लगभग जो होता है वो 100 किलोग्राम होता है, बिल्कुल गलत। 100 किलो, देखिए यहाँ जो 100 उसका हाथी के बच्चे का वजन जो 100 किलोग्राम नहीं होता है, 200 किलोग्राम होता है, ठीक है ना, 200 किलोग्राम होता है। और वयस्क हाथी, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 कट गया। वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। देखिए 200 किलोग्राम नहीं, 100 किलोग्राम, है ना, उल्टा कर दिया है, आगे पीछे कर दिया। तो वयस्क हाथी जो है एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा सकता है। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते हुए दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, बिल्कुल ठीक। हाथी कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि हाथी को गर्मी ज्यादा लगती है इसलिए वो कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करता है। तो हमारा जो ऑप्शन सी डी जिसमें होगा वही ठीक होगा। तो ऑप्शन सी डी लास्ट वाले में है, ऑप्शन 4, यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, सी या डी। देखिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है ना तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में जो बेल आइकन भी दबा दें, ठीक है ना, ताकि हमारी जो सारी वीडियो हैं आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित कथन ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए, मनाली में डालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, बिल्कुल नहीं। देखिए मनाली में जो है ना जो घर होते हैं वे पत्थरों के घर होते हैं या लकड़ी के भी होते हैं, पर और पत्थरों के भी, लेकिन बांस के खंभों पर नहीं बनाए जाते। बांस के खंभों पर जो बने ऊंचे उठे हुए मकान बनाए जाते हैं वे बनाए जाते हैं असम में, ठीक है, वे बनाए जाते हैं कहाँ, असम के अंदर, ठीक है। तो ये कथन हमारा गलत हो गया। कथन बी, मनाली में बहुत बारिश होती है और बर्फ भी पड़ती है, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ हमारा ए गलत है परंतु बी सही, यहाँ पहला ऑप्शन ही मिल गया ना, ए गलत है और बी सही। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, दाब लगने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। कारण, ठीक है, कारण आर, जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतरानुप स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाता है। तो देखिए इसमें ए और आर दोनों ही सही है, ठीक है ना, ए भी सही है और आर भी सही है। तो यहाँ जो है ए और आर दोनों, ए गलत है आर सही है, ये गलत हो गया हमारा ऑप्शन। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही। तो यहाँ हमारा जो होगा विकल्प नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ।
जिसमें है क्वेश्चन नंबर 90, पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। भोजन का उत्पादन और भंडारण करना, पौधों को शक्ति और सहारा देना, पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना। तने का मुख्य कार्य क्या है? इनमें से तने का जो है मुख्य कार्य क्या है? क्या तना भोजन का उत्पादन और भंडारण करता है? देखिए बिल्कुल नहीं। तना भोजन और जो है भोजन का उत्पादन और भंडारण नहीं करता, ठीक है ना। पौधों को शक्ति और सहारा देता है, हाँ ये कह सकते हैं, तना जो है पौधों को शक्ति और सहारा देता है। पौधों के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करता है, बिल्कुल। पौधों के अन्य भागों को जड़ों से जो जल आता है उसको, या जल और खनिज आता है उसको जो है पौधों के अन्य भाग में ट्रांसफर करता है, बिल्कुल करता है। तो हमारा यहाँ बी और या सी दोनों ठीक होंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 में ही है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ करेक्ट होगा, केवल बी और सी, ठीक है। केवल बी भी नहीं है, केवल ए और बी भी नहीं है, और बी सी भी नहीं है। तो केवल बी और सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखिए ये क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो प्लीज पसंद आ रही हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ में बेल आइकन भी दबा लें। धन्यवाद।